दुनिया भर में लाखों टेलीविजन स्क्रीनों पर दिखाई देने वाली तस्वीरें दुखद, मार्मिक और डरावनी थी। एक बच्चे का लथपथ टेडी बेयर और एक पैचवर्क वाली गुड़िया को समुद्र से निकालकर शवों के थैलों के बीच श्रद्धापूर्वक रखा जा रहा था। लोग क्रोधित थे। ये दृश्य दिख रहे थे एक भीषण एयरलाइन हमले के बाद। एयर इंडिया के कनिष्क विमान में 329 निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में ऐसा धमाका हुआ कि नीचे का समंदर कब्रगाह बन गया। इस आतंकी हमले को 39 साल बीत चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। 15 जुलाई 1985 को इंडिया टुडे मैगजीन में छपी दिलीप बॉबी की रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या थी कहानी भारतीय एविएशन इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमले की। उन्नीस में हुए इस हमले का दिन रविवार था। कनिष्क विमान में 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सुबह करीब 8 बजे थे। प्लेन कनाडा से लंदन जा रहा था, फिर उसे भारत आना था। प्लेन लंदन से 45 मिनट की दूरी पर था और 31,000 फीट की ऊंचाई पर। विमान के कैप्टन ने आयरलैंड के क्षेत्र में एंट्री की इजाजत मांगी, लेकिन एंट्री होते ही हवा में विमान में धमाका होता है। हादसे के फौरन बाद जब इंडिया टुडे मैगजीन में ये रिपोर्ट लिखी गई थी तो ये इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि ये किसी मानवीय लापरवाही से हुआ एक भयानक हादसा था या कोई सुनियोजित हमला। उस वक्त मिल सकी जानकारी के आधार पर दिलीप बॉबी लिखते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट 182 टोरंटो से बॉम्बे के लिए मॉन्ट्रियल, हीथ्रो और दिल्ली होते हुए नियमित उड़ान पर थी। यात्रियों में से अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे जो छुट्टियां मनाने भारत आए थे। कई तो कनाडा में बसने के बाद पहली बार आ रहे थे। 45 एयर इंडिया के कर्मचारी या एयर इंडिया के कर्मचारियों के रिश्तेदार छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। तभी इंटरनेशनल घड़ी के मुताबिक 8:09 पर AI यानी एयर इंडिया 182 विमान वैसी ही बिंदु के रूप में आयरलैंड के शैनन हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर में रेडार स्क्रीन पर दिखाई दिया, जैसे कोई भी विमान दिखता है। ये मॉन्ट्रियल से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए अपने निर्धारित उड़ान पथ पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इस बात के कि विमान निर्धारित समय से 1 घंटे अधिक देरी से उड़ रहा था और उसे 7:45 पर ही हीथ्रो में उतरना था। इंडिया टुडे से बातचीत में उस वक्त चीफ एयर कंट्रोलर रहे ह्यू ओकॉनर ने बताया, अचानक विमान स्क्रीन से गायब हुआ और उससे संपर्क करने का तत्काल प्रयास किया गया, लेकिन दूसरी ओर केवल सन्नाटा था। जब एक लंबी आपाधापी के बाद पानी का कंटेनर शिप लॉरेंटियल फॉरेस्ट एयर इंडिया के इस विमान की अंतिम ज्ञात स्थिति पर पहुंचा, तब तक विमान के पूंछ और अंडर कैरेज के टुकड़े समुद्र में तैर रहे थे। शिप के कप्तान रॉकी मैकडॉगल ने रेडियो पर मैसेज भेजा कि कई शव बिना हवा वाले लाइफ जैकेट और लाइफ बोट देखे जा सकते हैं। बरामद किए गए 131 शवों में से अधिकांश महिलाएं थीं, जिनमें से कुछ गर्भवती थी। बाद में पुष्टि हुई कि जान गंवाने वालों में 34 बच्चे भी थे। हालांकि कुछ दिनों बाद जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या 86 तक पहुंच गई। जो 131 शव मिले उसमें भी ज्यादातर महिलाएं थीं। फ्लाइट में बम होने की सुगबुगाहटों के बीच ये भी सामने आया कि न्यूयॉर्क में दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद 3 अलग अलग समूहों ने अखबारों को फोन करके दुर्घटना की जिम्मेदारी ली। ये 3 तथाकथित दशमेश रेजिमेंट, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ और कश्मीर लिबरेशन आर्मी थे। हालांकि जांच एजेंसियों ने दावों को खारिज कर दिया, लेकिन इस बात के सबूत मिलने लगे कि दुर्घटना मध्य हवा में विस्फोट का परिणाम थी। क्रैश के लगभग 1 महीने बाद इंडिया टुडे में छपी रविंदर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन डी बोस, जो खुद 747 के पायलट थे, ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये बम था। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से जहाज की विफलता या मानवीय भूल की आशंका को खारिज करना चाहूंगा। ऐसी भूल बिना वार्निंग के नहीं हो सकती। 747 आकाश में उड़ान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विमानों में से एक माना जाता था। फ्लाइट कमांडर 57 साल के कैप्टन HS नरेंद्र एयरलाइन के शीर्ष 5 पायलटों में से एक थे। वे 1951 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे और उन्होंने 20,200 उड़ान घंटे दर्ज किए थे। उनके सह पायलट 42 साल के कैप्टन SS भिंडर ने भारतीय वायुसेना से एयरलाइन में शामिल होने के बाद कुल 7400 घंटे दर्ज किए थे।
फ्लाइट इंजीनियर डीडी डुमासिया एयर इंडिया के साथ 31 साल से काम कर रहे थे और उन्होंने 14,1400 घंटे दर्ज किए थे। उन दिनों ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में सिख नरसंहार के चलते कनाडा के सिख समुदाय में भारी गुस्सा था। उस साल हिंदू कैनेडियन नागरिकों पर हमले की 2-4 वारदातें भी हुई थी। गुरुद्वारों से खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे थे। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले इंद्रजीत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबसे कहते हुए घूम रहा था कि भारत से बदला लेना है। इस आदमी के संपर्क में एक शख्स था, इंद्रजीत सिंह रेयात। फ्लाइट में बम पहुंचाने की जिम्मेदारी इंद्रजीत की ही थी। इस आतंकी हमले में 331 लोगों की जान गई थी, लेकिन अगले 6 साल तक पुलिस किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई। 29 अप्रैल 1986 को इंद्रजीत सिंह रेयात ने कबूल किया कि उसके पास विस्फोटक सामग्री थी, लेकिन इस मामले में उसे $2000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद रेयात अपने परिवार समेत ब्रिटेन जा बसा। हादसे के 15 साल बाद साल 2000 में पुलिस ने बागरी और मलिक नाम के 2 लोगों पर भी केस दर्ज किया। कनाडा में यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसे एयर इंडिया ट्रायल का नाम दिया गया। केस के दौरान एक गवाह की हत्या कर दी गई, जबकि एक को विटनेस प्रोटेक्शन में भेजना पड़ा। लेकिन सबूतों के अभाव में बागरी और मलिक रिहा हो गए और रेयात को 5 साल की और सजा हुई। 2011 में उसे अदालत में झूठ बोलने के मामले में 9 साल की सजा और सुनाई गई। एम सिंह और एल सिंह, जिन्होंने एयरपोर्ट तक सूटकेस पहुंचाए थे, उनकी पहचान कभी नहीं हो सकी। कनाडा में इस हमले की जांच आज भी चल रही है। यह बम सिख आतंकवादियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जवाब में रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि 1985 में कनिष्क विमान पर हुआ हमला इतिहास में आतंकवाद के सबसे बुरे कृत्यों में से एक है। बम विस्फोट की घटना के 39 साल बाद भी भारत कनाडा की धरती से संभावित खतरों को लेकर निश्चिंत नहीं है। हाल ही में चरमपंथियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव देखने को मिला है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।